अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बुक को, सिविलाइजेशन, जिसे लिखा है नाइल फर्गसन ने। ये बुक द वेस्ट एंड द रेस्ट बुक जिसे लिखा है नाइल फर्गसन ने। तो नाइल फर्गसन इसके लिखारी हैं। इस बुक में वो वेस्ट को पूरी दुनिया से कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं और वेस्ट के राइज़ और डाउनफॉल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने किन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पर काम करते हुए जो वेस्ट है उसको इतना उसका राइज़ किया और वो इतनी बुलंदियों तक पहुंचा कि बाकी जो दुनिया उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होगी। तो इस बारे में वो ये बुक है उसकी, सिविलाइजेशन, जिसमें वो कहते हैं कि जो बाकी की दुनिया है उसको जो वेस्ट है उसने सिविलाइज्ड किया है। द वेस्ट एंड द रेस्ट ये बुक है जिसे लिखा है नाइल फर्गसन ने। तो नाइल फर्गसन कौन थे? ये दुनिया के फॉरमेस्ट हिस्टोरियन में से एक हैं। ये 18 अप्रैल 1964 को पैदा हुए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और न्यू कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और इंग्लैंड में जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एक सीनियर रिसर्च फेलो के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री वगैरह के लेक्चरर के तौर पर भी काम किया, यानी कि उनके लेक्चर लिखे और दिए। इनको ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पॉजिटिव व्यूज़ इनके अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। इन्होंने बीबीसी पर रेथ लेक्चर्स भी परफॉर्म किए। इन्होंने टोटल 4 लेक्चर दिए जिनके टाइटल थे द रूल ऑफ लॉ एंड एनिमीज़। इन लेक्चर्स के थ्रू वो मेन मॉक इंस्टीट्यूशंस के क्या थे, इनके रोल को एनालाइज करते थे। अगर उनकी ये तो उनका ब्रीफ सा एक इंट्रो था कि वो राइटर जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे और उनके क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। अब उनके एक वर्क्स लिस्ट की बात करें, जो बुक्स उन्होंने लिखी, इसके अलावा उन्होंने टीवी शोज़ पर काम किया, उनके टीवी चैनल्स यानी कि जो शोज़ उन्होंने परफॉर्म किए। तो बुक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उनका जो वर्क्स लिस्ट है, जो बुक है द कैश नेक्सियस, उसके बाद एम्पायर, हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड, क्लोजेस द राइज एंड फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, वॉर ऑफ द वर्ल्ड, द एसेंट ऑफ मनी, सिविलाइजेशन, किसिंगर 1923 to 1968, द आइडियलिस्ट, उसके बाद द स्क्वायर एंड द टावर, डूम, द पॉलिटिक्स ऑफ कैटास्ट्रोफ। इसके अलावा उन्होंने टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लिखी जिनके नाम जो हैं वो मुदर्रज ज़ैल हैं। उसमें जो सबसे पहले है द पिटी ऑफ द वॉर, उसके बाद चीना, ट्रम्प एंड टर्मोइल, नेट वर्ल्ड 2014, एम्पायर, हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अलावा ये डेली टेलीग्राफ के लीड राइटर भी थे और डेली नेल के रेगुलर बुक रिव्यूअर भी थे, यानी कि रिव्यूज़ लिखा करते थे उनके लिए। अब ये तो था एक ब्रीफ सा राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन। ये बुक का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये बुक है किस बारे में। इस बुक को 2001 में पब्लिश किया गया था। इसमें फर्गसन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि वाई बिगिनिंग अराउंड 1500, यानी 1500 साल पहले जो है वो जो जब स्टार्ट हुआ था, डिड अ फ्यू स्मॉल पॉलिटीज ऑन द वेस्ट एंड ऑफ द अर्शियन लैंडमार्क कम टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनके मुताबिक वेस्ट की डेवलपमेंट को जो है वो उनकी वेस्ट की डेवलपमेंट किस तरह हुई, वो किस तरह जो है वो बाकी के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पर डोमिनेंट हुए थे। उनके मुताबिक वेस्ट की डेवलपमेंट को 6 किलर ऐप्स उनमें डिवाइड किया गया है जो कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में नज़र नहीं आते। ये जो 6 ऑब्जेक्टिव थे, जो ये 6 किलर ऐप्स थी, ये किस तरह से जो हैं वो वेस्ट को डोमिनेट करती हैं ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों में पाई जाती थी, किसी और तबके में, किसी और खित्ते के लोगों में नहीं थी। अब ये जो 6 किलर ऐप जो कौन कौन सी हैं? कंपटीशन, यानी इन लोगों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। वो कोई एक चीज़ देखते थे तो दूसरी चीज़ की उस तरह की चीज़ बनाने की कोशिश करते थे, कम्पिटिट करते थे उन लोगों को और हराने की, उससे बेहतर करने की कोशिश करते थे। फिर साइंटिफिक मेथड, फिर रूल ऑफ द लॉ, मॉडर्न मेडिसिन, उसके बाद कंज्यूमर और वर्क एथिक। तो ये सारे 6 जो हैं वो एलिमेंट हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इन लोगों में पाए जाते थे।
वो बताते हैं कि किस तरह ये 6 किलर ऐप की वजह से ईस्ट ने रेस्ट पर जो है वो ट्रम्प किया, किस तरह जो है वो मॉडर्न्स के दरमियान जो है वो क्या थी कंपटीशन हुआ और यूरोप में और ज़्यादा वेल्थ पैदा हुई। इस वक्त थिंकर्स जैसा कि इस आइजक न्यूटन, इनमें भी टॉलरेंस पाई जाती थी और उनका ऑटोमन एम्पायर में कोई भी कॉन्ट्रपर्ट नहीं था। इससे ये पता चलता है कि जो वेस्ट है दरअसल साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस हो चुका था। इस तरह ये राइटर ये भी बताते हैं कि किस तरह ब्रिटिश अमेरिका और स्पेनिश अमेरिका के पास प्राइवेटली प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट बहुत ही प्रॉस्पेरियस सोसाइटीज़ बन चुक गए थे, जबकि लैटिन अमेरिका बहुत ही गरीब रह गया था। लेकिन इसके साथ साथ राइटर ये खदशा जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में वेस्ट बहुत नीचे जाने वाला है। वो कैसे, वो हम एनालिसिस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह वेस्ट जो है वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये एक बुक के बारे में एक ओवरव्यू है कि ये बुक जो है इसमें किस तर्ज़ निगाह पे, किस तर्ज़ राइट पे जो राइटर है उसने ये बुक लिखी है और इसमें किस तरह की बात की गई है। इस बुक के अगर हम ओवरव्यू की बात करें, समरी की या सिनॉप्सिस की बात करें, तो इस किताब में राइटर बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ग्लोबल प्रीडोमिनेंस तौर पर राइज होना शायद ही पिछले 500 सालों में एक अहम हिस्टोरिकल फिनोमेना रहा हो, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ये जानती है कि किस तरह जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने ओवर रूल्ड किया ओवर द होल वर्ल्ड। तो वो ये बताते हैं कि इसके अलावा और कोई जो है वो चीज़ हमें यहाँ पे ओवर द वर्ल्ड और इन 500 ईयर में नज़र नहीं आती। सिर्फ हमें यह क्या नज़र आती है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हर जगह पे देखने को मिलता है और ये एक अहम जो है वो हिस्टोरिकल फिनोमेना है। पूरी दुनिया में लोग अब वेस्टर्न स्टाइल कंपनीज़ को के लिए काम करते हैं, उनकी वेस्टर्न कंपनीज़ को फॉलो करते हैं और उनके तरीक़ाकार के मुताबिक काम करते हैं और वो अब वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। हर बंदा हर शहर में, हर मुल्क में जो लोग हैं वो कहाँ जाना पढ़ना चाहते हैं, वेस्टर्न में, क्योंकि उनकी डिग्री की डिमांड है और वहाँ का जो तर्ज़ तलीम है और जो तर्ज़ लाइफस्टाइल है वो कई दर्जे बेहतर है जो ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल से। तो इसलिए हर बंदा जो है वो वहाँ पे जाना चाहता है। तो वेस्ट के मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं और 600 साल पहले ईस्टर्न यूरोप का जो पेटी किंगडम था, ये कुछ इतना वो कोई इतना अहम नहीं था, तो इस पर वेस्ट ने आकर काबज़ हो गया। 600 साल पहले जो वेस्टर्न यूरोप का पेटी किंगडम लगता था वो उसको देख के ये लगता था कि ये कभी इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, ये कभी कुछ इतना हासिल नहीं कर पाएगा। और इस वक्त जो है वो चाइना और मिंग चाइना और ऑटोमन तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर जो था उसको ओवरऑल वर्ल्ड पर सिविलाइजेशन के तौर पर अबूर हासिल था। तो किस तरह इतनी तरक्की मुमकिन हुई, इस बुक में राइटर ये आर्ग्यू करते हुए नज़र आते हैं कि 15वीं सदी के आगाज़ में वेस्ट ने 6 पॉपुलर कंसेप्ट को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाकी हिस्सों पर जो थे वो रूल लागू नहीं थे, वहाँ पे ये रूल नहीं थे, लेकिन सिर्फ वेस्ट में ये रूल पाए जाते थे, जिसमें कंपटीशन, साइंस, द रूल ऑफ लॉ, कंज्यूमर, मॉडर्न मेडिसिन, वर्थ एथिक वगैरह शामिल हैं। ये किलर एप्लीकेशन जिसकी वजह से वेस्ट को इतना राइज मिला, अब वेस्ट पूरी दुनिया की इकॉनमी से आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर राइटर ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वेस्ट की जो प्री डोमिनेंस के डेज हैं, यानी रिवल सिविलाइजेशन के साथ क्लैशेस की वजह से जो क्या है उसको इसलिए नंबर नहीं किया गया कि वो रिवल सिविलाइजेशन के साथ उसके क्लैशेस की वजह से उनको जो है वो उनके जो राइज के डेज थे उनको डिस्कस किया, बल्कि इसलिए किया गया है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अब एप्लीकेशनों को डाउनलोड किया जा चुका है। यानी उन्होंने अपनी जो कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है, जो अपना लाइफस्टाइल है, जो अपना मेडिसिन है, अपने एथिक्स हैं, वो अब हर दुनिया में इस तरह फैला दिए हैं कि हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो वेस्टर्न को फॉलो कर सके। उन्होंने अपना जो है वो पूरी दुनिया पे सिक्का जमा दिया है। वो ऐप दरअसल मोनोपोलाइज थे मगर अब नहीं हैं और अब तो वेस्ट को खुद पर से फेथ खो चुका है, इसलिए अब वो डाउनफॉल की शिकार हो चुका है। अब पहले जो वेस्ट था वो लोगों के लिए एक क्या था, एक ड्रीम था। हर लोग चाहता था कि वो वैसा हो जाए, लेकिन जब लोग वहाँ गए और वहाँ के चीज़ों को जो है वो
अपना लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वेस्ट वो चीज़ें करना छोड़ गया, यानी कि कंपटीशन था वो जो लोग उसको ड्रीम करते थे वो कंपटीशन वो अब अपने अंदर खो चुका है और वो अब राय से क्या किस तरफ जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिकली ये उसका एक सिनॉप्सिस था कि इस बुक के अंदर जो है वो राइटर क्या बात करता है। इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करता है। फिर ये बताता है कि किस तरह वेस्ट ने क्या किया है, कि बाकी की दुनिया पे किस तरह ओवर रूल किया है और अपना सिक्का जमाया है और पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया है। और अब जो वेस्ट है वो अपनी ही वजह से अपने ऊपर एतमाद खो चुका है और वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें, इस बुक में राइटर इस फैक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि पिछली 5 सदियों से वेस्ट सिविलाइजेशन ने दुनिया पर अपना सिक्का जमा रखा है और बहुत से लोग वेस्ट के कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं और अब हर कोई वेस्ट का फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन, एजुकेशन को प्रेफर करता है। शायद हम लोग में जो है वो इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये आप रेशियल सेग्रीगेशन भी देख सकते हैं कि जो लोग वाइट होते हैं लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनस्पत जिनका कलर चेंज होता है। तो वेस्ट को हम उनकी ड्रेसिंग को कॉपी किया जाता है, उनके इवन जो है वो खाने को प्रेफर किया जाता है, फिर उनकी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, फिर वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं और वेस्ट की हर चीज़ को जो इधर के लोग हैं या कहीं के भी हैं, ईस्ट के लोग हैं, वो ईस्टर्न यूरोप उनको फॉलो करते हैं। और लेकिन राइटर इस किताब में वेस्ट के इतने पावरफुल होने का रीज़न पूछता है। वो पूछता है कि क्या वजूहत हैं कि वेस्ट ने इतनी तरक्की कर ली है और कब तक वेस्ट की सुपरमेसी इसी तरह बरकरार रहेगी। इसका जवाब वो हमें इस बुक के आखिर में दे देता है। 2012 में अमेरिका के थ्रू ये क्लेम किया गया था कि फ्रैक्सन ने पब्लिक टेलीविज़न को दोबारा इसलिए ज्वाइन किया है जब इन्होंने वेस्ट की इकोनॉमिक एसिडेंसी को ऑब्जर्व किया था। इस बुक में राइटर हमें अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंसाइट से रोशनास करवाता है। वो जवाब देते हैं कि वेस्ट को इतनी कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि उसने 6 एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था जो कि बाकी दुनिया के पास नहीं थी। उनकी मदद से वेस्ट दरअसल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तौर पर इतना पावरफुल बन गया है कि कोई भी सिविलाइजेशन ज़्यादातर अरसे तक नहीं रह सकती और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है वेस्ट। और फिर वो कहता है कि लेकिन कोई भी जो सिविलाइजेशन है ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती, ऐसा ही वेस्ट के साथ होगा। वो ये आर्गू करते हैं कि कंपटीशन, साइंस और पॉवर्टी ओरिएंटेड ने वेस्ट को एशिया से ज़्यादा कामयाबी दी है। फिर वो क्लेम करते हैं कि पॉवर्टी ओरिएंटेड गवर्नमेंट ने वेस्ट को एशिया से ज़्यादा कामयाबी दी है। और राइटर ये भी क्लेम करता है कि स्पेस रेस से पहले जो स्पाइस रेस था यानी 15वीं सेंचुरी में कंपटीशन की वजह से क्या था, कैपिटलिज्म आया और इसकी वजह से दौलत रॉयल कोर्ट से जो है वो फ्रैगमेंटेड यूरोपियन स्टेट सिस्टम में तब्दील होगी। जब 1683 में ऑटोमन एम्पायर को डिफीट किया गया तो पर्शियन किंग फ्रेडरिक के चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया और साइंटिफिक इंक्वायरी की बेस पर तालीमी निज़ाम कायम किया गया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई। इस तरह राइटर ये भी बताते हैं कि प्रॉपर्टी ओनिंग जो है वो डेमोक्रेसी उसको कायम किया गया अमेरिका में, जिसने पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान न्यू वर्ल्ड जो है वो रिचेज़ के लिए कंपटीशन हुआ। ऐसे लगता था कि अमेरिका जिसके पास रिसोर्सेज के ज़खायर मौजूद हैं उसको क्या है कॉन्स्टिट्यूटर्स की एक छोटी सी क्लास रूल कर ली थी। वेस्ट के ज़्यादातर सिविलाइजेशन दरअसल मेडिसिन पर रिलाई कर रही हैं। इन शॉर्ट इस किताब में राइटर हमें बताता है कि किस तरह वेस्ट की डेवलपमेंट मुकम्मल हुई, मुमकिन हो सकी और किस तरह वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। वो डाउनफॉल की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने अपने इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है, तो इसलिए अब वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लोग जो हैं वो उसकी जो हैं वो डिज़ायर नहीं करते उनके स्टाइल को नो मोर, बल्कि अब वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो अब बदतरी का शिकार हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स का, बिकॉज इसमें 6 मेन वाइटल एलिमेंट्स ऑफ आवर प्रॉस्पेरिटी हैं। यूँ तो इस किताब में कुछ खास थीम नहीं है, मगर इसमें 6 एलिमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। ये एलिमेंट्स इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं।
हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कंपटीशन। राइटर के मुताबिक अगर किसी सोसाइटी में कंपटीशन है तो इसमें कैपिटलिज्म जैसा माहौल पैदा हो सकता है। अगर कंपटीशन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमी जो है वो दरअसल स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए। कंपटीशन होगा तो लोग एक दूसरे से के जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे चीज़ों को और ज़्यादा जो है वो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। उसके बाद साइंस है। दौर हाज़िर यानी जदीद दौर में इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वह सब साइंस की बदौलत है, लेकिन इस साइंस की वजह से होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और माशरा जो है वो मटीरियलिज्म की तरफ रुजू कर गया है, लेकिन साइंस की वजह से मिलिट्री एडवांटेज भी हुआ, वो काबिल गौर है। साइंस ने अल्दो जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा कर दिया है, लेकिन अब ये है कि पहले लोग जो थे वो जब उनका दिल करता था वो किसी पे भी अटैक कर देते थे, लेकिन साइंस में एडवांसमेंट की वजह से जो मिलिट्री एडवांटेज मिला है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है उससे भी हमें जो है वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बेहतर चीज़ें जानने के मौका मिली हैं और इसने लोगों की जो है वो मजदूरी जो लेबर है उसको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ये प्रॉपर्टी राइट्स हमें रूल ऑफ लॉ के लिए एक फ्रेमवर्क जैसा प्रोवाइड करते हैं, रूल प्रोवाइड करते हैं कि ये किसी भी कंट्री को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर की फाउंडेशन कहलाते हैं। उसके बाद मेडिसिन है। मेडिसिन जैसे कि आपको पता है कि साइंस की तरक्की से इंसान ने मेडिसिन बनाई है और इस मेडिसिन की बदौलत जो है वो लाइफ एक्सपेक्टिंग को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पहले किसी को बीमारी होती थी तो वो वहीं से मर जाता था, प्रॉपर इलाज नहीं था, लेकिन मेडिसिन आई है, टेक्नोलॉजी आई है, साइंस आई है, तो उसने क्या किया कि हर चीज़ को बदल के रख दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमरिज्म का है। कंज्यूमर की डिज़ायर के मुताबिक हमने मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी आती है और एवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एथिक है। इन एथिक की बदौलत हम फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हैं जिनकी बदौलत हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाते हैं। फ्रैक्सन की ये बुक दरअसल इनकी स्किल्स का मुंह बोलता सबूत है। ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज, दूसरे लफ्ज़ों में नॉलेज का समुद्र पर समाया हुआ था। इन्होंने एकेडमिक हिस्ट्री को हमें बहुत ही खूबसूरत और आसान लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करके दिया है। इनके मुताबिक वेस्ट के ट्रम्प्स दरअसल सेल्फ सेंटर्ड फिक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा वो दूसरे राइटर की तरह आर्ग्यू नहीं कर देते। वो बताते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वेस्ट बहुत जल्द डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा। ये किताब डिसअपॉइंटमेंट है दूसरे राइटर के लिए और ऑडियंस के लिए। इन शॉर्ट दिस इज़ एन अनयूजुअल बुक। द राइटर प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर शॉकिंग ऑफ वेस्ट डिस्पाइट इट्स ट्रेमेंडियस सक्सेस। तो इसके साथ जो है हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है, जिसमें हमने जो है वो सिविलाइजेशन बाय नाइल फ्रैक्सन को डिस्कस किया और हमने इसके थीम्स और इसमें नहीं है ऑब्जेक्टिव्स को देखा, राइटर के क्या ऑब्जेक्टिव थे और ये बुक किन ऑब्जेक्टिव्स पर रिलाई करती है। उसके बाद इसकी समरी और एनालिसिस को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।